हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये है गैमोस पजल सीरीज का पार्ट 2 और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक भी डाल दिया है इन केस आपने पार्ट 1 के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को मिस कर दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जाइए और उस पजल को भी सॉल्व करिए। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो पजल जो मैंने पार्ट 1 में पोस्ट की थी। इस पजल को सॉल्व करने के लिए भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही यूज करूंगी और सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या दिया गया है उसे अच्छे से रीड करते हैं। हमें दिया गया है अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो उसका इनिशियल पोजीशन हमें प्रोवाइड कर दिया गया है ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिज फर्स्ट स्टेप इज ऑफ यूनिट लेंथ अलोंग द पॉजिटिव रियल एक्सिस, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग वो मूव करता है। उसका पहला स्टेप 1 यूनिट लेंथ का है। He then spins on his heels through counterclockwise direction. So ये भी एक important information है, मैंने इसे underline कर दिया। By an angle of theta, ठीक है, and walks a second step of distance 1/2 unit. यानी फर्स्ट स्टेप को खत्म करने के बाद वो अपनी हील पे एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा बाय एन एंगल थीटा और हाफ यूनिट का डिस्टेंस कवर करेगा। Then he spins on his heels through another positive angle of theta and walks a third step of distance 1/3 unit. He continued this process endlessly. ये भी important है, continued this process endlessly. For example, they have given कि उनका जो अगला स्टेप है वो कैसा है, it is of distance 1/4 after spinning on his heels through yet another positive angle theta. If the spin is 90 degree, जो सवाल मैंने आपको दिया था वो 90 degrees के लिए सॉल्व करना था आपको, then find the total distance traveled by walker. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सवाल। जैसा कि मैंने आपको कहा हम लोग यूज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सबसे पहले मैंने आर्गन प्लेन बनाना है। तो ये रहा आर्गन प्लेन जिसका ओरिजिन मैंने मार्क कर दिया है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस मार्क करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहला स्टेप जो वॉकर का है वो है यूनिट लेंथ का अलोंग पॉजिटिव रियल एक्सिस और उन्हें स्टार्ट किया है ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन से पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट का डिस्टेंस, फिर वो हील पे टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड फिर वो मूव कर रहे हैं 1/2 डिस्टेंस, अगेन वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर अगेन थीटा डिग्री टर्न करने के बाद वो मूव करेंगे 1/3 डिस्टेंस, अगेन स्टॉप होंगे, अगेन एंगल थीटा के एंटी क्लॉकवाइज टर्न के बाद वो 1/4 डिस्टेंस चलेंगे एंड सो ऑन। ये एंडलेस प्रोसेस चलता है। अब आपको क्या पता लगाना है कि अगर मैं इस एंगल थीटा को 90 डिग्रीज दे देती हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, यानी एंड पॉइंट पे जब वो पहुंचते हैं तो उनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ रहा होगा। चलिए सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, ओरिजिन को ओ लिखती हूँ और ये जो डिफरेंट पोजिशन है मैंने P1 P2 P3 करके ले लेते हैं। सवाल को मैं किस तरह सॉल्व करूंगी, मैं एक जनरल रिलेशन थीटा के टर्म्स में लिखूंगी, फिर उसी में हम थीटा को 90 डिग्रीज पुट करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले OP1 वेक्टर लिखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग OP1 जो कि 1 है इसे मैं लिख सकती हूँ e⁻i0। चलिए अब चलते हैं वेक्टर P1 P2 के पास। P1 P2 वेक्टर कैसे मिला, आपने OP1 को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री या फिर कहिए अभी हम थीटा से रोटेट करेंगे, थीटा से रोटेट किया और उसका मैग्नीट्यूड भी हाफ कर दिया। तो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड था, अब हाफ है, यानी आप इसे लिख सकते हो हाफ e⁻i⁻θ। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि P2 P3 भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, बट P2 P3 में रोटेशन 2 थीटा का हो रहा है और मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाता है। तो आप इसे लिख लेंगे 1/3 e⁻i⁻2 थीटा। और इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ P3 P4 की तो इसमें रोटेशन 3 थीटा है और मैग्नीट्यूड 1/4 हो गया। सो ये लीजिए ये हमारा तैयार हो गया P3 P4 भी। इसी तरह कंटिन्यूएशन में लिखते हुए आप आगे के वेक्टर्स भी लिख सकते हो। अब मैं ये मान रही हूँ कि लेट P जो है वो फाइनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट है। अब अगर P एंड पॉइंट है तो आप OP वेक्टर कैसे लिखोगे, OP वेक्टर लिखने के लिए हम इन सभी प्रीवियस वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, यानी मैं ऐसे लिखूंगी OP1 यानी e⁻i0 जिसे मैं सिर्फ 1 से लिख रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेकेंड टर्म मैंने लिख दिया 1/2 e⁻i⁻θ। थर्ड टर्म 1/3 e⁻i⁻2θ।
फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं 1/4 ई पर आयोटा 3 थीटा, और इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे टिल इन्फिनिटी। तो ये रहा ओपी वेक्टर। और अगर एक बार ओपी वेक्टर आ गया नहीं, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो इससे मैग्नीट्यूड निकालने से पहले अब मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तो मैं इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखूंगी। यानी मैं इसे क्या लिखूंगी, देखो रियल पार्ट है 1 प्लस 1/2 कॉस थीटा, ई पर आयोटा थीटा जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको आप कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से रिप्लेस करके सबका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दो। यानी अब ये बन जाएगा 1/3 कॉस 2 थीटा। ये सारे रियल पार्ट में इन्वॉल्व होने वाली टर्म्स है, उन सबको मैं सिलेक्ट कर करके इकट्ठा कर रही हूँ। और फिर हमने लिखा प्लस आयोटा। अब सारी इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म्स को मैं क्लब करूंगी, जो कि आएंगी सबसे पहले 1/2 साइन थीटा, फिर आएगी 1/3 साइन 2 थीटा, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है 1/4 साइन 3 थीटा, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ओपी वेक्टर रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और आंसर तैयार है। और इनफैक्ट मैंने तो आपको सिर्फ 90 डिग्री के लिए ही कहा हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सवाल फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो चलिए इसके आगे प्रोसीड करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 90 डिग्री नहीं, हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी देखेंगे सवाल में, तो वो भी अब हम देखेंगे। तो उसे हैंडल करने के लिए सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो ये है कि ओपी को जरा हम सिग्मा नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ओपी को मैं पी थीटा मान रही हूँ, यानी ओपी वेक्टर की जगह पी थीटा मैं उसे लिखूंगी। पी थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, सारी कॉस की टर्म्स सिग्मा नोटेशन में, जहां n स्टार्ट होता है 1 से और इट गोज टिल इन्फिनिटी, फिर आयोटा सिग्मा, अब सेम टर्म साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां n अगेन स्टार्ट होता है 1 से और गोज टिल इन्फिनिटी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पी थीटा का, जो हमें हेल्प करने वाला है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए डिस्टेंस निकालने में। मैंने इसे 1 मार्क कर लिया। अब जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट अब हम जब ले रहे हैं वो है थीटा इक्वल्स टू 90। चलिए देखें, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो आंसर क्या आएगा। थीटा 90 डिग्री, या फिर कहिए कि आप उसे रेडियन फॉर्म में π/2 लिखते हैं। जब आप इसे रेडियन फॉर्म में π/2 लिखेंगे तो बनेगा p π/2। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, पहले मैं इसकी सारी टर्म्स लिखने वाली हूँ। सारे n को 1 2 3 करके एक एक करके रिप्लेस करिए, हर थीटा को π/2 लिखिए, तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड टिल इन्फिनिटी। और इसी तरह से जब आप सेकेंड टर्म पे जाओगे तो सेकेंड टर्म आपकी किस में कन्वर्ट होगी, सारी साइन की टर्म्स है, तो पहले n को हमने लिखना शुरू किया, n 1 पे 0, तो ये बनेगा 1/2, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब हम जरा इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। इसे मैं a और इसे स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सबसे पहले a पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। स्मॉल a क्या है, स्मॉल a हमारे पास है 10 इनवर्स 1। कैसे 10 इनवर्स 1, एक्चुअली हम जानते हैं 10 इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ प्लस x पर 5/5 x पर 7/7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमने क्या किया, सिर्फ x को 1 उसमें लिख दिया, x को 1 लिखा है यानी 10 इनवर्स 1, और वही a है, बट 10 इनवर्स 1 होता है π/4, यानी a की जगह हम रिप्लेस करेंगे π/4। और इसी तरह b पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और b पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप ln1 प्लस x की सीरीज को देखो, वो होती है x माइनस x² प्लस x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी अगर मैं इसमें x को 1 लिख दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा ln2, मगर b क्या है, b ln2 तो नहीं है, बट जैसे ही आप 1/2 कॉमन लोगे आपको ln2 नजर आ जाएगा, यानी b लिखा हुआ है 1/2 ln2। चलिए इसका मतलब a और b जो सीरीज थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज तो मिल गई। अब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे और हमारा सवाल
का आंसर निकालेंगे। यानी हम निकालने वाले हैं p पाई बाय 2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले जरा p पाई बाय 2 लिख दिया जाए। p पाई बाय 2 कितना है, पाई बाय 4 प्लस आयोटा 1/2 ln2। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट। जब थीटा 90 था तो हमने पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही दिया। अब जरा डिस्टेंस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर 2/4, या फिर कहिए 1/2 ln2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो है 0.858। ln2 की वैल्यू हम सभी याद करते हैं 0.693 और पाई 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हुए आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.858 या फिर 0.86 आ जाती है। यानी आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका आंसर तो अब तैयार है 0.86। चलो सो अब क्योंकि हम वो सवाल तो सॉल्व कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं और क्या ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सवाल में जो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन निकाली जा सकती हैं। तो हम जा रहे हैं अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मीन्स अब क्या करें, जरा अब थीटा को चेंज कर करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे कि अब मैं जा रही हूं थीटा को पुट करने 0 या 2 पाई। 0 या 2 पाई पे हमें सेम आंसर मिलने वाला है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब जब थीटा 0 या 2 पाई है तो आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हो, हम ग्राफ ही बना देते हैं। ये मैंने आर्गन्स प्लेन बनाया और मैं फिर से अब ट्रेस करने वाली हूँ कि वो किस तरह मूव करेगा। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। सबसे पहले वो 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट चलने के बाद स्टॉप किया एंड इन द सेम डायरेक्शन। थीटा 0 और 2 पाई का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। अब वो हाफ डिस्टेंस और चल रहा है। ओके ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप। एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेप मैंने लाइन लगा दी सो दैट हम देख सकें कि ये सेकंड स्टेप ओवर हो गया। थर्ड स्टेप सेम डायरेक्शन में लेना है मगर 1/3 डिस्टेंस, और इसी तरह वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करेगा। मगर आप देख सकते हो क्योंकि वो तो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली आगे मूव करता जा रहा है, दैट्स व्हाई हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है इन्फिनिटी। यानी अगर आप एंगल जैसे वो स्पिन करने वाला है 0 या 2 पाई लेते हो तो इस तरह के प्रोसेस में या इस तरह मूव करने पर वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर एंगल। दूसरा एंगल जो हम लोग ले रहे हैं वो है थीटा इज इक्वल्स टू पाई। अब मैंने ले लिया थीटा इज इक्वल्स टू पाई। थीटा पाई पर क्या सिचुएशन होगी, थीटा पाई का मतलब ये हो जाएगा, चलो फिर से ट्रेस करके देखते हैं। फिर से ट्रेस करेंगे, ये हमने बना दी रियल इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस आर्गन प्लेन तैयार है। सबसे पहले वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 यूनिट, आफ्टर दैट रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, पाई मींस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा हाफ, देन अगेन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन 1/3, देन इन द रिवर्स डायरेक्शन 1/4 एंड सो ऑन। हाँ यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज वो अपनी डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे ही मूव कर रहा है, यही वो सिचुएशन है जब आपको मिनिमम डिस्टेंस, एंड पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मिलने वाला है। सो जब थीटा पाई होगा तो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस आता है। यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि इनकेस अगर कोई सवाल चेंज करके ये पूछ लेता है कि बताइए लीस्ट डिस्टेंस कब आने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द एंड पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन थीटा इक्वल्स टू पाई के केस में आएगा। चलो देखते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगेन मैं ट्रेस करके आपको बताती हूँ। सपोज ये हमारे पास आ गया आर्गन्स प्लेन, तो हमने फिर से आर्गन्स प्लेन को ट्रेस कर दिया यहाँ पे। अगेन हम उसकी जर्नी को ट्रेस करेंगे। तो उसने स्टार्ट किया सबसे पहले 1 यूनिट ऑन द रियल एक्सिस, उसके बाद स्पिन बाय एन एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा डिग्री से टर्न कर रहे हैं। थीटा डिग्री से टर्न कर रहे हैं तो मैंने एंगल थीटा को बहुत ही छोटा लिया है, डिस्टेंस हाफ एंगल थीटा। इस फाइनल पोजीशन से अगेन थीटा का टर्न आएगा and now he is going to move 1/3 distance, then again theta turn लेंगे and he is going to move the 1/4 distance, then he is going to move 1/5 distance, then he is going to move 1/6 distance
यानी कंटिन्यूसली 1/2, 1/3, 1/4 करके वो अपना स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड साथ में वो स्पिन भी करते जा रहे हैं। तो स्पिन करने के बाद हाफ डिस्टेंस चलते हैं, फिर स्पिन करते हैं 1/3 एंड सो ऑन। यहाँ ऑब्जर्व क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि आप जितना स्मॉल थीटा लोगे, जितना स्मॉल थीटा आप यहाँ पे लोगे, उतना ही बड़ा स्पाइरल बनेगा, उतना ही बड़ा स्पाइरल बनेगा। यानी यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि इनकेस हमें ऐसा ही कुछ गेम खेलना है तो हमें बड़ा स्पाइरल बनाने के लिए थीटा को स्मॉल लेना पड़ेगा। तो जितना थीटा स्मॉल होगा उतना बड़ा स्पाइरल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हुई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के लिए फिर से हम लोग एक बार जरा पी थीटा लिख लेते हैं। तो हमने पी थीटा क्या निकाला था, पी थीटा हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा नोटेशन में, हम उसे लिखेंगे। तो पी थीटा हमारे पास था सिग्मा n is from 1 to infinity cos n-1 theta upon n plus iota sigma n is from 1 to infinity sin n-1 theta upon n। ठीक है, ये हमारे पास पी थीटा है। अब क्या है वो लास्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो हम इसमें करने वाले हैं। सो लास्ट ऑब्जर्वेशन जो मैं इसमें आपको डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि हम क्वेश्चन में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे यानी मॉडुलस हम कैलकुलेट कर रहे थे। यानी अगर मैं मॉडुलस पी थीटा लिख देती हूँ तो वो कुछ इस तरह नजर आएगा। सिग्मा n इज फ्रॉम 1 to infinity cos n-1 theta upon n होल स्क्वायर, और इसी के साथ ऐसी ही टर्म साइन की भी आ जाती है, सिग्मा साइन n-1 थीटा अपॉन n, जहां n इज फ्रॉम 1 to infinity होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पी थीटा तैयार हो गया, मॉडुलस ऑफ पी थीटा। बट ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मॉडुलस ऑफ पी 2π माइनस थीटा कैलकुलेट करिए, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये तो सेम वैल्यू आ रही है जो मॉडुलस ऑफ पी थीटा की। सो मॉडुलस ऑफ पी 2π माइनस थीटा सेम एज मॉडुलस ऑफ पी थीटा का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारे डिस्टेंसेस का फंक्शन, अगर मैं थीटा के फॉर्म में बोलती हूँ कि अगर ये फंक्शन ऑफ थीटा है तो ये थीटा इक्वल्स टू पाई के अबाउट सिमेट्रिक आता है। ये पूरा आंसर जो आएगा पी थीटा या पूरा डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो थीटा इक्वल्स टू पाई के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक रहेगा यानी मिनिमम हमें पाई पे मिला, 0 एंड 2π पे आप देखिए इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप π/4 एंड 2π माइनस π/4 पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम डिस्टेंस कवर किया गया है। सो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि थीटा 0 से इंक्रीज करते हुए आप पाई तक जाइए और फिर पाई से इंक्रीज करते हुए आप 2π तक जाइए। तो जो ग्राफ डिस्टेंस का, अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ ट्रेस करते हैं तो जो ग्राफ हमें 0 से लेकर पाई के बीच में मिल रहा है उसी की मिरर इमेज हमें पाई से 2π के बीच में मिलेगी। यानी अगर मैं रफ स्केच की बात करूं, क्योंकि हमारे पास सारे डिस्टेंसेस की वैल्यू तो है नहीं, तो अभी मैं सिर्फ रफ स्केच की अगर बात करती हूँ तो रफ स्केच कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि ये मैंने मार्क कर दिया 0 एंड दिस इज 2π। अब जरा चलिए और मार्क करते हैं पाई को। तो ये मैंने मिडिल पॉइंट पे सपोज दिस इज पाई, हमने पाई को मार्क कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंस की। तो मैं डिस्टेंस के लिए ये कह रही हूँ कि अगर डिस्टेंस 0 पे तो इन्फिनिटी था तो इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। उसके बाद हमें ये पता चल गया है कि पाई पे मिनिमम है, तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। यानी ग्राफ आपके पास सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू पाई आने वाला है। तो ये इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।